हेलो बच्चों, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रशांत कुमार इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और आप देख रहे हैं कि जितना भी पार्ट बन रहा है इसमें मैं एक एक पार्ट को इसमें स्टडी करा रहा हूं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जहां भी दिक्कत हो उसे बताया करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहला तो होगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका गॉस थ्योरम में पूरे यूज होगा। इसके बिना आप गॉस थ्योरम पढ़ नहीं सकते हैं और बोर्ड का 5 नंबर आप ले नहीं सकते हैं। इसलिए विद्युत फ्लक्स को जानना बहुत जरूरी है। फ्लक्स जान गए तो फिर चुंबकीय फ्लक्स भी आपके लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे हम कि चार्ज को कितने तरह से बंटवारा करते हैं। वो 3 तरह से होगा। वो सभी को इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी जो मेरा जो क्लास है वो विद्युत फ्लक्स का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम जो कुछ चीज़ बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको फाई से सूचित करते हैं। इसके फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और एरिया का यूज आता है। तो पहले हम एरिया के बारे में कुछ समझते हैं, क्योंकि आप एरिया तो जानते हैं लेकिन यहाँ का जो एरिया होगा उसके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। उसके बाद ही आप इस विद्युत फ्लक्स को जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये एक चित्र होता है। ठीक है, ये मान लो वर्ग है। क्या है? वर्ग, स्क्वायर, वर्ग। इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। इसका एरिया आपको पता है ए स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो वेक्टर का जो फॉर्म है, एरिया को सदिश वेक्टर के रूप में जानेंगे। यहां उसको जानना, उसका डायरेक्शन समझना। पहले 2D में समझ लेते हैं, फिर 3D में भी देख लेंगे कि कैसे होता है फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इसका परिभाषा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सतह के जब लंबवत गुजरती है तो उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसको हम अभी अच्छा से डिफाइन करके लिखेंगे, लेकिन पहले उसके फार्मूला में जो एरिया आता है उसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो एक इसको अच्छा से समझने के लिए हम पहले एक बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ए एक्स है, ए वाई है और ए है जेड। ठीक है, यहाँ पर ए वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी बी सी डी। ठीक है, एरिया, एरिया को हम अभी तक जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। यानी आप 2 तरह का वेक्टर में पढ़ते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट वाला होता है अदिश और क्रॉस वाला होता है सदिश। तो यहाँ पर इस एरिया में हमेशा क्रॉस की वजह से ये वेक्टर बन जाता है। इसलिए आप यहाँ पर जो एरिया को जो जानेंगे वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में आप जानिएगा। ठीक है, इस चित्र को 2D और एक 3D के चित्र को जब अच्छे से आप समझ जाइएगा, फिर फ्लक्स में E डॉट ए एरिया का जरूरत पड़ता है। इसलिए मैं इस एरिया को यहाँ बहुत अच्छे से बता रहा हूँ ताकि फ्लक्स में आपको आसानी से मैं बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा इसका क्या होगा? ए बी गुना बी सी। अभी बोले कि ये एक तरह का सदिश है, ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन हमेशा जो होता है, जो एरिया जो कंटेन करता है वो इस दोनों को कंटेन करता है। यानी ए बी गुना बी सी। यानी ये जो एरिया जो आया इस परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी, इसको कंटेन करेगा। तो हम इसका डायरेक्शन 2 हो सकता है। या तो इसके, ये देखो जेड वाला ये ऐसे है, जेड ऐसे नहीं है, जेड ऐसे है। जैसे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड इसके लंबवत। ठीक है, यानी ऐसे है, जेड वाला ऐसे है। तो जेड वाला ऐसे है, लंबवत है। तो इसका क्या होगा? जेड को एक्स को बोलते हैं आई, और y को क्या बोलते हैं? j, और z को क्या बोलते हैं? k। यानी इसका किसके रूप में लिखते हैं? k के रूप में लिखते हैं। क्यों k के रूप में लिखते हैं? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यह एक
क्या है, सदिश वेक्टर होता है, सदिश होता है, वेक्टर होता है। और तुम कहे कि सर बाहर की तरफ, क्या अंदर की तरफ नहीं हो सकता? यस, अंदर की तरफ होगा। अगर बाहर वाला को प्लस ले रहे हैं तो अंदर की तरफ क्या लिख सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। ठीक है, तो देख लिए कि यहां पे जो एरिया जो जाएगा वो हमेशा इस सतह के लंबवत होता है। तो लंबवत होता है तो यहां पर के था, तो के की तरफ या तो बाहर आएगा या तो अंदर जाएगा। तो इसमें दोनों पॉसिबल हो सकता है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। एक दो और चित्र देख लेते हैं। पहले एरिया के बारे में आप अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद फ्लक्स कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक चित्र और देख लेते हैं। एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, इस बार जो चित्र है ऐसा है। हो गया। एक्स है, वाई है और ये जेड है। ये है ऐसे, ये मान लीजिए एल है और ये बी है, एल है और ये बी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा एरिया, एल गुना बी यानी एल बी। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होगा, वो जो वेक्टर होगा इसके लंबवत होगा ऐसे, यानी जे। तो जे एक ऊपर में भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है, यानी जे प्लस में भी और माइनस में भी। तो इस तरह से एरिया जो लेते हैं तो यहां पर लिख देते हैं एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबवत होता है सतह का। ठीक है, सतह मतलब सरफेस। ठीक है, ये था आपका 2D डायग्राम में। आप समझ गए कि कैसे इसमें हम एरिया को लेते हैं और एरिया का कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ये बात को याद रखना है कि एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब हमेशा एरिया जो होता है जिस भी ये दोनों सतह के हमेशा लंबवत है एरिया। कैसे पता चला, यहाँ के और माइनस के से पता चला। अब एक 3D डायग्राम का भी चित्र देख लेते हैं एग्जाम्पल में ही। पहले विद्युत फ्लक्स को जान लेते हैं, उसके बाद एक 3D डायग्राम को भी देख लेंगे, उसके बाद हम विद्युत फ्लक्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2D का डायग्राम देखें कि कैसे एरिया लेते थे। अब एक 3D डायग्राम देख लेते हैं, उसमें एरिया कैसे लेते हैं। 3D डायग्राम में आपका हो गया क्यूब और सिलेंडर, ये सब 3D डायग्राम होता है। उस सब में एरिया कैसे लेते हैं इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फ्लक्स को समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा ही फिर से एक चित्र बना देते हैं। ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है। ठीक है, एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, क्यूब हो गया ना, एक्स है। तो यहां पर जो ए साइड था ए है, ए है, ए है, ए। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लक्स जो लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि जो एरिया जो लेते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब बाहर लंबवत, मतलब लंबवत होगा लेकिन किसके तरफ, बाहर की तरफ। मतलब ये मान लेते हैं ये सब फेस है, ये सब फेस है। ठीक है, तो इसका एरिया बाहर की तरफ, इसका एरिया बाहर की तरफ, इसका एरिया देखो ये वाला पार्ट, ये इसका नामकरण 1 है, ये 2 है और ये तुम्हारा 3 है और एक 4, एक 5 और एक वाला ये 6।
ठीक है, सब का फेस, तो ये सब एरिया, सब का अपना अपना एरिया होगा, सब आउटवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गोला, एक सिलेंडर है एक, ठीक है, क्या होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड। तो ये हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को कि क्षेत्रफल हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो 2D डायग्राम में कैसे एरिया लेते हैं, 3D में कैसे एरिया लेते हैं, आपको समझ में आ गया। अब विद्युत फ्लक्स को समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो अब आते हैं विद्युत फ्लक्स पे, जिसको बोलते हैं फाई ई, विद्युत फ्लक्स। परिभाषा लिख लेते हैं, जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत गुजरती है, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल भाषा है। अब आप कहिए कि सर फ्लक्स का परिभाषा तो E डॉट ए होता है, तो इसको भी लिखा जा सकता है, उसको भी लिखते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल, कैसा क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, ये ध्यान रहे हमेशा, सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मेन परिभाषा ये है, इससे ही सारा कंसेप्ट आपका विद्युत फ्लक्स का आता है। ये है कि जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत गुजरती है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को कहते हैं। ये वाला फार्मूला डेरिवेशन से आएगा, आपका मेन फार्मूला ये होता है। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे ऐसे सतह है, ठीक है, और यहाँ से गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितना गुजर रहा है इस एरिया से, 3, तो यहाँ फाई कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ऐसे है, ठीक है, इससे ऐसे गुजरा, ये बाहर है, ऐसे, तो यहाँ फाई कितना हो गया, 2। जितना एरिया के लंबवत जितना गुजरता है वहीं आपका क्या है, फ्लक्स है। जितना एरिया के लंबवत गुजरेगा वहीं आपका फ्लक्स है। इसके लंबवत कितना गुजर रहा है, 2, इसके लंबवत कितना गुजरा, 3। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है E, विद्युत क्षेत्र फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो ये जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इससे गुजरेगा। ये ज्यादा एरिया है, अगर मान लेते हैं ज्यादा एरिया है तो इससे बहुत ज्यादा गुजरता, और कम एरिया है तो कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। ये आप समझ गए कि मतलब जितना ज्यादा विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए ये सतह के लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, फर्स्ट परिभाषा में उसे फ्लक्स कहते हैं। अब फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई के और एरिया के। तो यहाँ से इस दोनों समीकरण को देखा जाए 1 और 2 से, तो यहाँ पर आता है फ्लक्स बराबर ई डॉट ए, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। डॉट हटता है तो थीटा आता है। आखिर ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है, ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो
इसको एरिया का जो हमेशा हम लंबवत जो कंपोनेंट लेते हैं उस एरिया के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनता है उसको अभी डेरिवेशन से जस्ट देखेंगे। सिर्फ अभी हम इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको जस्ट इसके बाद देखते हैं, इसको अभी छोड़ दीजिए। अभी क्या देखें कि इस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जो फाई हुआ वो ई और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इस दोनों परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो हम अभी देखे थे कि विद्युत फ्लक्स था वो आपके एरिया पर और विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता था। तो आप अभी देखे थे कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया था वो ई डॉट ए आया था। यानी इसको तोड़ने पर बोले थे कि वेट कर लीजिए थोड़ा देर, एक कॉस थीटा होता है, ठीक है। कैसे होता है इसे देखते हैं, 2-3 चित्र से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है। ऐसे और यहाँ से ये आपका एरिया ऐसे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। और इस दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो हम बोले थे कि जो थीटा का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा 2 कंपोनेंट होता है। एक इसके डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा, और एक इधर होगा ई साइन थीटा। तो बोले थे कि फ्लक्स जो होगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एरिया की सतह के लंबवत जाती है। यानी हमको इस वाला कंपोनेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, एरिया इधर है यानी इसके लंबवत वाला कंपोनेंट चाहिए। यानी यहां से आपका जो फ्लक्स आता वो क्या आता, देख रहे हैं ई डॉट ए, तो ई कॉस थीटा और ए, यानी क्या हो जाता ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका विद्युत फ्लक्स था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहीं आपका एक सतह ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और यहां पर ऐसे दे देते हैं विद्युत क्षेत्र और एरिया ऐसे है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होता है ई साइन थीटा। हमेशा बोले हैं एरिया के जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है एरिया के लंबवत जितना गुजरती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी यहां पर भी फ्लक्स क्या हो जाता ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई कॉस थीटा ई का मान हो गया, क्योंकि विद्युत फ्लक्स ई और एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा, ये आप देख लिए। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ऐसे है, ठीक है, ए है, ठीक है, सब ए है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है और इधर एरिया ए है। तो क्या होगा ई ए कॉस थीटा फाई ई बराबर, और यहाँ पर फाई बराबर क्या हो जाएगा ई, तो ई है, और एरिया ए स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या हो जाता, क्योंकि देखो ए इधर डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों समानांतर है, तो समानांतर है मतलब दोनों में कितना का कोण है 0 डिग्री, ठीक है। यानी ई ए स्क्वायर हो जाता फाई, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इस तरह का चित्र रहता है, इस तरह का एग्जाम्पल दे देती है, इस तरह का अगर एग्जाम्पल देते हैं, इधर से है ऐसे जा रहा है ई, और इसके एरिया इधर लंबवत है, तो दोनों के बीच कितना कोण हो जाता 90, यानी थीटा बराबर कितना हो जाता 90। तो फ्लक्स कितना हो जाता 0, क्यों, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0 हो जाता है। तो ये होता है आपका विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स हमेशा ई डॉट ए होता है। अब इसी चीज़ों को जब हम गोला में देखते हैं तो इसको एक इंटीग्रल फॉर्म में भी बोल देते हैं कि एक क्लोज लूप से कितना पास कर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा है उसके लंबवत उसके एरिया से कितना पास कर रहा है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। जैसे आप क्या देखें कि फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, यानी इसी को लिखे ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यानी ई रहा होगा डी फाई,
ठीक है। अब डी फाई को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फाई, और इधर जो आपका रहा होगा, इधर जो रहा होगा ये रहा होगा ई डॉट डी ए, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी ई के बाहर और डॉट डी ए, ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, ये बराबर में है। अब तुम बोला कि सर ए वाला में और ए वाला में क्या अंतर है भाई, तो इसमें विद्युत क्षेत्र फिक्स, ये फिक्स रहता है, मतलब फिक्स मतलब कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। और यहाँ पर अगर एरिया अगर आपका बदल रहा है, पार्टिकुलर कोई गोला है अलग अलग सतह पर लेके निकाल रहे हैं, तो ऐसे भी कर देने से आ जाता है, यानी इसी से ये फॉर्मूला आ जाता है। फिर डी ए का करेंगे तो ए यानी यहीं से आ जाता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर एरिया 1 है और 1 का इंटीग्रेशन ही हो जाएगा तो ई ए कॉस थीटा। तो तुम बोलेगा कि सर आप इतना चीज़ बता दिए, अब क्या हम लिखेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ मत करिएगा, जो हम परिभाषा आपको लिखवाए हैं कि किसी सतह से लंबवत कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उसे कहते हैं हम क्या, विद्युत फ्लक्स। और एक चित्र बनाकर ए वाला या ए वाला ए लिख दीजिएगा, काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन था, ये दोनों एग्जाम्पल थे, ये आपको बता दिए कि कैसे मान निकलता है। ये आंसर था, ठीक है, ये आंसर था और ये भी आंसर था। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स खत्म होता है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका यूज पड़ेगा। और फ्लक्स इसलिए मैं बताया हूं क्योंकि गॉस थ्योरम पूरे फ्लक्स पर आधारित है, ठीक है, कि गॉस थ्योरम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत फ्लक्स। तो बिना इसके पढ़े गॉस थ्योरम, हम तो गॉस थ्योरम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और विद्युत फ्लक्स भी आप देख लिए कि कितना अच्छा से मैंने पहले एरिया निकलवाया, फिर उसके बाद फ्लक्स समझाया, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज का बंटवारा कैसे होता है। जैसे घर में भी बहुत सारा चीज़ का बंटवारा होता है, अगर घर में 2 मेंबर 3 मेंबर होते हैं तो कुछ कुछ सभी को दिया जाता है। तो जो भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय में वहाँ पर हमेशा चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया रहेगा, या तो लेमडा के रूप में दिया रहेगा, या तो सिग्मा के रूप में दिया रहेगा, या तो रो के रूप में दिया रहता है। वो एक गॉस का एक बहुत वास्ट एप्लीकेशन है कि किसी भी हम सतह का उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो उसके करने से पहले हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि चार्ज को कैसे कैसे बांटा जा सकता है। मतलब सीधे क्यू ही दिया जा सकता है नहीं, क्यू के अलावा भी 3 फॉर्मेट है जिसमें चार्ज को बंटवारा किया जा सकता है, कि इसके ऊपर लीजिए लेमडा है, इसके ऊपर सिग्मा है, इसके ऊपर रो है। क्या कहता है आगे समझते हैं। सबसे पहले कहता है आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 2 तरह से आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आवेश का एक संतत और एक असंतत, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, ठीक है। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से, एक कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट, असंतत। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक सारा चार्ज एक साथ, बहुत सारा चार्ज होगा, कहीं 2 3 गो चार्ज होगा, कहीं ज़्यादा चार्ज होगा, कहीं नहीं होगा, माने परफेक्टली रूप से बंटवारा नहीं किया गया रहेगा, माने किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा एक सतह पे। तो यही लिखा गया है, किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश विभिन्न बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर अनेक बिंदु आवेश किसी किसी स्थान पर स्थित होते हैं, इसको बोला गया असंतत वितरण, ठीक है। अब संतत वितरण जो हमको पढ़ना है, चाहे यही सब डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आता है, तो इसको बोलते हैं निरंतर वितरण, जिसको नाम है कंटिन्यूअस। इसमें 3 तरह से बंटवारा किया गया, जिसमें एक का नाम है आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला आता है आवेश का रैखिक घनत्व, इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। और कोई भी वायर पर, कोई लंबा वायर हो, उसको पर जो चार्ज देते हैं, माने लेंथ के फॉर्मेट में, लंबाई के अकॉर्डिंग, माने हम कितना लंबा है यानी हमको कितना चार्ज दिया जा सकता है, उसको बोला गया है लेमडा। तो वही लिखे हैं, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण लेमडा बराबर Q/L या डेल्टा Q/Δ L। इसका मात्रक, चार्ज का मात्रक कूलम्ब, एक कूलम्ब है, C नहीं है कूलम्ब है, कूलम्ब। L का मात्रक मीटर, ये ऊपर गया था
सी कूलम मीटर के पावर -1। कैसे है, एक वायर है, वायर पर प्लस 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 चार्ज दे दिए, यानी ये लंबाई L था और चार्ज Q था, यानी इसको लेमडा बराबर Q/L के रूप में दिया जाए। यानी इस तार पर कितना चार्ज दिए हम, लेमडा चार्ज दिए लंबाई के अकॉर्डिंग। L इस तरह का वायर है तो इस पर प्लस चार्ज दिए, यानी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या चार्ज दिए, लेमडा चार्ज दिए। यानी लेमडा देने का अर्थ आप समझ जाइएगा, वो ये Q/L के रूप में है। यानी Q निकालना होगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी Q बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू L। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा एक किस तरह में होता है, ए रिंग में भी हो सकता है, ए रिंग में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का जो बंटवारा लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा था, यही आवेश का बंटवारा अब आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा। क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, ये किस तरह की चीजों में देखने को मिलता है, स्फीयर में, सीट में। सीट मतलब कोई भी सीट जो बनाए हुए हैं हम, मेटल का जो सीट होता है, जो अभी हमको पढ़ना है चादर, जिसको चादर बोलेंगे, उसके वजह से हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसके पहले हम उस पर चार्ज किस तरह का बांट सकते हैं, तो सिग्मा के रूप में बांटेंगे। यानी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अगर हमको चार्ज का मान निकालना होगा तो इसमें एरिया से गुना कर देना होगा। तो ये एक तरह का स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोला। उस पर कैसा चार्ज दिया जा सकता है, सिग्मा के रूप में। तुम कहेगा कि इस पर लेमडा दे सकते हैं, नहीं, इस पर लेमडा नहीं दे सकता। लेमडा हमेशा लंबाई के रूप में दिया जाता है। ये सीट है, सीट मतलब इसका अपना कुछ एरिया होगा, उस पर इसके माने जब भी सीट में स्फीयर में जो देते हैं ना, वो एरिया के रूप में देते हैं। अब एक आता है आवेश का आयतन घनत्व, जिसको बोलेंगे रो। रो मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण। आयतन में इसको देखते हैं, आयतन में जैसे स्फीयर में, जैसे सॉलिड स्फीयर, जैसे मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड मतलब पूरा अंदर से पैक्ड हो। तो उस समय जो चार्ज का जो बंटवारा होता है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करते हैं। मतलब यहाँ से अगर चार्ज निकालना हो तो रो में वॉल्यूम से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक इसके बाहर नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई खोखला नहीं है, ये स्फीयर नहीं है, अंदर से पैक्ड है, मैंने अंदर में भी चार्ज दिया रहता है। तो उस तरह का जो बंटवारा होता है उसको बोलते हैं हम आवेश का आयतन घनत्व रो। और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर के पावर -3, क्योंकि वॉल्यूम का मात्रक मीटर के ऊपर जाएगा तो -3। आप तीनों समझ चुके हैं। सीधा एक वर्ड में याद रखिएगा, लीनियर डेंसिटी लेमडा बराबर Q/L लेंथ के रूप में बांटेगा, सिग्मा बराबर Q/A एरिया के रूप में बांटा जाएगा, रो बराबर Q/वॉल्यूम वॉल्यूम के रूप में बांटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग सभी को उसके लिए जागरूक रहे। गॉस थ्योरम नेक्स्ट क्लास में आएगा, बोर्ड में 5 नंबर पक्का, ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है।